प्यारे दोस्तों, हम देख रहे हैं आदर्श प्रश्न पत्र आपका इकोनॉमिक्स का। इससे पहले बाकी विषय आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। ठीक है, हिंदी मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए मैक्सिमम क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान रखना है कि पीडीएफ का पासवर्ड इसी वीडियो के दौरान बताया जाएगा, 3 स्टेप में, 3 चरणों में। तो उनको सुन लेना, ऑडियो को ध्यान से सुना कीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए, ताकि आपको पासवर्ड सर्च करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीज अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इंडिविजुअल यूनिट जो है माइक्रो में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्तिगत इकाई जो है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका व्यक्तिगत इकाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, उपयोगिता का संबंध होता है तो लाभदायकता से भी होता है और नैतिकता से भी होता है और मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति से भी होता है। तो इनमें से ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। ठीक है, यानी कि टोटल यूटिलिटी तब घटेगी व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। ध्यान रखना, बार बार ये लिखा गया, ये नोटिस इसीलिए लिखा गया आपके लिए कि आप ध्यान रखें, एक बार आपको नज़र पड़ जाए इस पे। यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पूछा गया स्थानापन्न वस्तुएं जो हैं वो क्या है, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं जो एक की जगह दूसरा अगर मिल जाए तो काम चल जाए। यानी कि चाय और कॉफ़ी, अगर चाय नहीं मिली तो कॉफ़ी मिलेगी तो भी अपना काम चल जाएगा। लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स उन्हीं को बोलते हैं जो एक दूसरे का स्थान ले सकती हैं। जो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकती हैं वो अलग चीज़ है। ठीक है, और जो एक दूसरे के स्थान पर चल सकती हैं वो हमारी स्थानापन्न वस्तुएं या सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होती हैं ये हमारी होती हैं, जैसे टी और शुगर, पेन और इंक, ये एक दूसरे के बिना नहीं चल सकती। ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है, और आपके जो सॉल्यूशंस बनाए गए हैं उसमें देखिए हिंदी आपका कंप्लीट करा दिया गया है। उसके बाद में बायोलॉजी आपका कंप्लीट करा दिया गया है। इसके अलावा फिर इंग्लिश आपका कंप्लीट करा दिया गया है। नेक्स्ट आपका पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करा दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि जब आप आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ये आप जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ऐसा ना हो, आर्ट्स के स्टूडेंट तो ऐसा ना हो कि आप अपने साइंस वाले स्टूडेंट्स को इस वीडियो के बारे में ना बताएं, या इस लिंक के बारे में ना बताएं, या इस चैनल के बारे में ना बताएं। आप उनको भी शेयर करिए, क्योंकि उनके भी क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व किए जा रहे हैं, आपके भी किए जा रहे हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए सॉल्व किए जा रहे हैं। तो सभी को एक दूसरे की सहायता से पता होना चाहिए। ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करा दिया है हमने, फिजिक्स का कंप्लीट करा दिया है हमने, केमिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है हमने, अकाउंट्स कंप्लीट करा दिया है मैंने, और इकोनॉमिक्स अभी आप देख रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट्स जैसे जैसे आएंगे ना, वैसे वैसे इसके लाइन से आगे लगती जाएंगी। आपको हर वीडियो में बताया जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट बना दिया गया है। इस नंबर पे आप अपने किसी भी क्वेश्चन पेपर को सिंपली व्हाट्सएप कर सकते हैं, साफ फोटो खींच करके या पीडीएफ बना करके। बेस्ट रहेगा कि आप पीडीएफ बनाएं। अगर आपको फिर भी पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो आप साफ फोटो 1 बाई 1 पेज खींच के भेज सकते हैं दिन में, और साफ रोशनी में खींचें फोटो, पेपर सीधा होना चाहिए और उसके सॉल्यूशंस आप तक पहुंच जाएंगे। जिला जरूर मेंशन करें कि आप किस जिले से इस क्वेश्चन पेपर को भेजेंगे। पांचवा क्वेश्चन है इसमें, जो कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया सब्स्टिट्यूट गुड तक। अब पांचवें क्वेश्चन की आप ऊपर आ गए हम। यहाँ पे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? तो अल्पकाल से संबंधित है। ठीक है, शॉर्ट रन पीरियड के लिए जो होता है वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा किया जाता है? तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम इसके लिए उपयोग किया जाता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला है आपका, खाली स्थान अवधि में स्थिर लागत नहीं होती। तो दीर्घ यानी लंबी अवधि में जो है स्थिर लागत नहीं होती, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट नॉट फाउंड इन लॉन्ग रन पीरियड। उसके बाद में है उत्पादन की प्रति इकाई लागत को खालिस्तान कहते हैं, तो उसको औसत लागत कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागत कैसी हो जाएगी? तो शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? शून्य, जीरो हो जाएगा। जब उत्पादन ही बंद कर देंगे तो परिवर्तनशील लागत रहेगी ही नहीं। अगला जो क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता की दिशा दशा में क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या खालिस्तान होती है। देयर आर डैश नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन परफेक्ट कंपटीशन। तो हो जाएगा लार्ज नंबर्स या बड़ी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सारे विषय आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये रही लिस्ट, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखें, नीचे की तरफ आप देख रहे हैं आपके सामने एक स्लाइड चल रही है, इस स्लाइड में हर निर्देश दिए जा रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो आगे और कुछ निर्देश होंगे उसको ऐड कर दिया जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इसीलिए कह रहा हूँ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। और यदि आप पेपर भेजना चाहते हैं तो इस नंबर पे तो आप भेज ही सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से खालिस्तान कम होती है। तो कम कीमत पर पूर्ति जो है स्टॉक से कम होती है, ठीक है ना, यानी कि सप्लाई इज लोअर देन द स्टॉक एट लोअर प्राइस। जितना लोअर प्राइस, कम कीमत पर जो है पूर्ति स्टॉक से कम होती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, कृषि वस्तुओं के लिए कीमत न्यूनतम सीमा को न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य ना अभी तक का ज्वलंत मुद्दा था, जिसको हम एमएसपी कहते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि पीएम मोदी द्वारा लागू किया गया था और उसके ऊपर थोड़ा सा आंदोलन आपको देखने को मिला। अभी भी उसके कुछ पहलू कहीं कहीं किसी किसी राज्य में अभी भी जागृत है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मजदूरी तथा श्रम की पूर्ति के बीच खालिस्तान संबंध होता है, तो ये ऋणात्मक होती है। नेगेटिव कैसे होगी, जैसे कि आपका अगर हायर वेजेस है, यानी हमें पैसा ज़्यादा पे करना है तो लेबर जो है हम कम रखेंगे, ठीक है ना। और जैसे ही हमको वेजेस कम करना है, यानी कि मुझे 2 रुपये, सपोज करिए 10 रुपये पे करना है तो मैं 10 मजदूरों को रखता हूँ, लेकिन अगर मेरे को 2 रुपये पे करना है तो 10 की बजाय मैं वहाँ पर कितने मजदूर रख सकता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 40-50 मजदूर। तो ये क्या होती है, आपस में नेगेटिव होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अलावा और भी ऑप्शन हो सकता है इसका, लेकिन आप अगर चाहें तो इसमें कमेंट सेक्शन में बता देना। अगले जोड़ियों की हम बात करें तो साम्य कीमत जो है, ये पहला वाला, ये मांग और पूर्ति के लिए होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो होती है वो क्या होती है, मांग और पूर्ति के लिए, ठीक है। जितनी मांग उतनी पूर्ति। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा, मैं मैच करके दिखा देता हूँ, आपका साम्य कीमत को मैच करना है आपको ई ऑप्शन से, ठीक है। यहाँ पर मांग पूर्ति हो जाएगी। औसत संप्राप्ति यानी एवरेज रेवेन्यू को हम कैसे निकालते हैं, तो एवरेज रेवेन्यू को निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल संप्राप्तियाँ बटे में मात्रा, यानी कि टोटल रेवेन्यू अपन में क्वांटिटी। नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया, कुल संप्राप्तियां जो हैं अब ये क्या होती हैं भैया, तो मांग एवं पूर्ति जब हम आपका तो बता चुके हैं। हमारा जो कीमत और मात्रा होती है, इन दोनों का गुणांक जो हमें क्या देता है, कुल संप्राप्तियां यानी कुल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। कैसे मिलता है, आपका पी एंड क्यू, क्वांटिटी एंड प्राइस को मल्टीप्लाई करने से। उसके बाद में आपका जो है द्विव अधिकार जो है, ये आपका दो विक्रेताओं में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो है ये कैसा होता है, ये आपको बताना है इसमें, तो ये ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा सूक्ष्म, ठीक है। और मैक्रो का जो मतलब होता है वो व्यापक होता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने मैच करवा के दिखा दिए, ये सारे आंसर्स हो गए आपके। और ये किन्स ने सिद्धांत दिया था, आय तथा रोजगार का सिद्धांत जो है किन्स का है, और यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिला हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही इसका इंग्लिश वर्जन है और यही इसके आंसर्स है जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी गिवन बाय किन्स। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है, तो जीडीपी का पूर्ण रूप लिखिए। तो जीडीपी का सभी को पता होगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। ये आप इंग्लिश में लिख दें या हिंदी में लिख दें फुल फॉर्म, आप चाहे इंग्लिश मीडियम से और हिंदी मीडियम से आप बिल्कुल सही माने जाएंगे, कोई भी आंसर नहीं कटेगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं इसी में, अच्छा आपका तो हो चुका है ये वाला, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। जीएनपी का पूर्ण रूप आपको पूछा गया, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है एसबीआई का पूर्ण रूप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आरबीआई का पूर्ण रूप, भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगले बात करें पाँच, सीमांत उपयोग प्रवृत्ति क्या है ये आपको बतानी है। मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी कंज्यूम क्या होता है ये आपको बताना है। तो आय में थोड़ी सी वृद्धि के फलस्वरूप उपभोग में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। समझ में आ गया, यानी कि हमारे जैसे पैसे बढ़े तो हमने कुछ अपनी उपभोग जो हम लोग अभी तक करते थे उससे कुछ ज़्यादा करने लग गए, तो वही चीज़ होती है, ठीक है।
इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करेंगे। इसका और पार्ट भी अगर आप चाहें ये याद नहीं करना चाहते तो ये याद कर लिए। वो आय के परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। बस वही बात है, ठीक है। इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है आंसर आपका, द मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी MPC इज डिफाइंड एज द प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीगेट रेज इन पे दैट ए कंज्यूमर स्पेंड्स ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है। अब यहाँ पे क्या है, आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। अब उसमें क्या था, ये देखिए बचत की बात हो रही है और इसमें क्या हो रहा है, आपका बात हो रही है उपयोग की। तो उपयोग जैसे बढ़ेगा वैसे ही आपका सीमांत उपयोगिता हम बता सकते हैं उसको प्रवृत्ति में, और ऐसे ही ऐसे हम बचत को बता सकते हैं। ठीक है, इसका भी इंग्लिश वर्जन यहाँ लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय तथा रोजगार का संतुलन कहाँ स्थापित होगा। तो यहाँ पर है, किन्स के अनुसार आय तथा रोजगार के संतुलन स्तर का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ सामूहिक मांग तथा सामूहिक पूर्ति बराबर हो। क्लियर हुआ आपको, जहाँ पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति बराबर हो। ये सामूहिक वर्ड मत छोड़ना, मांग और पूर्ति बराबर मत कर देना, नहीं तो हो जाएगा आपका सारा आंसर गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सत्य सत्य की बातें करेंगे यहाँ पर हम। विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट सबसे उपयुक्त तो होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, विकासशील राष्ट्रों के लिए, यानी कि डिफिक्ट बजट इज सुटेबल फॉर डेवलपिंग कंट्री, इट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी बजट की अवधि 5 वर्ष होती है, तो यह सत्य है भैया, हर साल बजट बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। बिल्कुल, फाइनेंशियल ईयर इज कंसिडर्ड एज 1 अप्रैल टू 31 मार्च एवरी ईयर। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है, भुगतान शेष के अंतर्गत केवल दृश्य मदें सम्मिलित होती हैं। यस, विजिबल आइटम्स आर इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है, सत्य है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस, तो यस। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल अदृश्य मदें शामिल होती हैं, नहीं, इसी के अंतर्गत जो है दृश्य मदें शामिल होती हैं, तो यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका, पहला पासवर्ड कमिंग, और ये है आपका 54 इज द फर्स्ट पासवर्ड। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, अपने अपने जितने सब्जेक्ट आप देखते हैं उन सब्जेक्ट के सामने अपने इस जो पासवर्ड है उनको लिखते जाइए लाइन से। जब आपके सारे पासवर्ड कंप्लीट हो जाएंगे तो पीडीएफ में डाल देना, खुल जाएगा, और बाद में आपको कभी भी वो पीडीएफ खोलोगे तो बार बार वो की मांगेगा, और वो की आपके पास लिखा हुआ ऑलरेडी होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 6, व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या समझते हैं। देखिए, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में तो नॉर्मली आप पढ़ लेना, और वैसे भी आपने जब स्टडी किया होगा तो आपको बताया गया है इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट्स हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो, और दोनों को आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से कम इसके डेफिनेशंस तो बेहतरीन तरीके से आपको याद होने चाहिए। बाकी तो बहुत कुछ याद होना चाहिए, लेकिन समझ इसकी ज़्यादा होनी चाहिए आपको। इसके बाद है एक और क्वेश्चन, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो दोनों क्वेश्चन है यहाँ पे, और इसमें से कोई एक करना होगा आपको। यहाँ पर जो है, व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो अर्थव्यवस्था के छोटे भागों एवं व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग आदि का आर्थिक अध्ययन करती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाती है। सब में कोमा लगा देना भैया, कोमा लगाना हम भूल गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में दोस्तों के लिए आंसर लिखा हुआ है जो इंग्लिश मीडियम से हैं। आप लोग जब भी अ, अ, दोनों मीडियम के सॉल्यूशंस चाहते हैं तो हमेशा आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि एक बार आपका जो वीडियो अगर हिंदी मीडियम में बना दिया गया तो उसके बाद में उस वीडियो को इंग्लिश मीडियम में नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। ठीक है सर, और इसीलिए कहीं भी किसी भी यूट्यूब पे आपको इस टाइप का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7, इसमें आ चुका है आपका, उपयोगिता का अर्थ लिखिए, राइट द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, उपभोक्ता बजट किसे कहते हैं, या तो कंज्यूमर बजट के बारे में बताइए। तो हमारा जो पहला पार्ट है उसको करते हैं, अर्थशास्त्र में उपयोगिता शब्द का अभिप्राय
किसी पदार्थ के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि से है। देखिए जो आंसर्स दिए गए ना उतने सरल भाषा में इतने सटीक बताए गए हैं कि बच्चा आसानी से याद कर पाए। ठीक है, ज़्यादा वर्ड्स को घुमाया फिराया नहीं गया है। अर्थात उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। इट इज़ ए मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन एन इंडिविजुअल गेट्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटीज। इन अदर वर्ड्स इट इज़ ए मेजरमेंट ऑफ यूजफुलनेस दैट ए कंज्यूमर ऑब्टेन फ्रॉम एनी गुड। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ लिखिए। देखिए आपको जब इंग्लिश और हिंदी मीडियम में जब सॉल्यूशन मिलता है ना तो आपकी समझ जो है क्वेश्चन की वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ये बात मानो या ना मानो ये मैं जानता हूँ। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में मिलता है तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी, उनकी समझ ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपको कई चीज़ें जो है हिंदी में ना समझ में आती हैं तो वो इंग्लिश थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता है आपका, और जो इंग्लिश फंसाता है वो हिंदी आपका डाउट क्लियर कर देता है। तो ये आपस में एक दूसरे से बहुत ही कोरिलेटेड है। यहाँ पर जो है पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ लिखेंगे, अर्थशास्त्र में बाजार किसे कहते हैं ये आपको बता देंगे। तो यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ बता रहे हैं हम। पूर्ण प्रतियोगिता से अभिप्राय बाजार की ऐसी स्थिति से है जिसमें किसी वस्तु विशेष के अनेक क्रेता विक्रेता उस वस्तु का क्रय विक्रय स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं तथा कोई एक क्रेता अथवा विक्रेता वस्तु के मूल्य को प्रभावित करने में असमर्थ रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके बगल वाला सोचे कि आपका जो है मैं चाहता हूँ यार आपका खिलौना जो 500 रुपये में बेचते हो उसको कैसे भी करके मैं 200 रुपये का कर दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसको वो जो कंपनी निर्माता है वो करेगा इस चीज़ों को। इसी का इंग्लिश वर्जन जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये इंग्लिश में सॉल्यूशन लिखा गया है। परफेक्ट कंपटीशन मींस सच ए कंडीशन ऑफ मार्केट इन विच many buyers and sellers of particular commodity freely buy and sell commodity and any one buyer or seller is unable to influence the price of the article। ओके सर, याद रखना है आप जब इंग्लिश और हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही प्रभावी आंसर याद होंगे। मैं ये बता रहा हूँ आपको, तो आप दोनों लैंग्वेज को पढ़ना सीखिए आगे आने वाले समय में। देखिए इंग्लिश तो हर जगह पे एक लैंग्वेज काउंट हो चुकी है, हालांकि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन इंग्लिश ने ऐसा छाप छाप छोड़ा है अंग्रेजों ने कि ये इंग्लिश ने पीछा नहीं छोड़ती है। उसका रीज़न दो है। एक तो ये सर्वमान्य भाषा है कि मतलब संसार के किसी कोने में चले जाओ तो अगर आपको ये भाषा आती है तो आप वहाँ पे कंफर्टेबल फील करोगे, वहाँ पे रुक सकते हो, वहाँ पे स्टे कर सकते हो। अगर आपको ये भाषा नहीं आती है तो समझिए कि आप उस जगह पे स्टे करने लायक नहीं महसूस कर पाएंगे अपने आप को ही। ठीक है, क्योंकि आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, कुछ समझ नहीं पाएंगे और आपका फिर वहाँ पे काम चलेगा नहीं। क्लियर हुआ? और दूसरा रीज़न ये है कि आपके जितने भी लॉज बने हैं उन लॉज को जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनको याद करना थोड़ा आसान नहीं होता है। ठीक है, हर किसी के लिए, हर किसी को समझने के लिए। तो इंग्लिश इज़ ए परफेक्ट लैंग्वेज। तो इसमें छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं और उसका मीनिंग जो है शानदार निकल के आता है। आगे बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन है बाजार मूल्य से क्या तात्पर्य है, सामान्य मूल्य क्या है? बाजार मूल्य एक अल्पकालीन मूल्य होता है। यह किसी समय मांग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होता है। वह मूल्य होता है जिस पर वास्तव में बाजार में वस्तु खरीदी एवं बेची जाती है। यह सदैव सामान्य मूल्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। यह अधिक समय तक सामान्य मूल्य से बहुत ऊंचा या नीचा रह सकता है। ठीक है, इसकी खासियत होती है बाजार मूल्य की। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाया गया इंग्लिश में। इसका और पार्ट जो सामान्य मूल्य है उसके बारे में भी लिख दिया गया। सामान्य मूल्य जो है ये दीर्घकालीन मूल्य होता है। ठीक है, ये चीज़ इसमें जस्ट इसका अपोजिट है, बस आप इसको चेक कर सकते हैं, पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो है 10वां क्वेश्चन की बात करें तो 10वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अल्पाधिकार का अर्थ बताइए, लिखिए। देखिए आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं पढ़ूँ तो आपको समझ में आए। वंस पॉज द वीडियो एंड रीड द कॉन्सेप्ट रीड और क्लियर योर डाउट्स। ठीक है, तो उसके बाद जब मैं पढ़ूंगा तो थोड़ा सा आपका और समझ में आ जाएगा, या फिर मैं पढ़ देता हूँ उसके बाद आप खुद पढ़ के एक बार देखिए तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। इसके बाद में और पार्ट में जो है अल्पाधिकार बाजार की कोई दो विशेषताएं बतानी है। तो अथवा पाठ हमने करा है, यहाँ पे अथवा पाठ लिखा हुआ है, अथवा पाठ किया है। पहला, कुछ विक्रेता अल्पाधिकार बाजार में विक्रेता फर्मों की संख्या कम होती है। ठीक है, यानी कि कुछ विक्रेता होते हैं इसमें। पहला क्या है, ठीक है, इसके हम क्या कर रहे हैं, विशेषताएं बता रहे हैं। दो विशेषताएं बतानी है हमने, यहाँ पे चार विशेषताएं लिखी हैं। इसमें कुछ विक्रेता होते हैं यानी कि
अधिकार बाजार में विक्रेता फर्मों की संख्या कम होती है। थोड़े से विक्रेता होने के कारण बाजार में प्रत्येक फर्म अपनी अच्छी उपस्थिति रखती है। ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट में वो दुकानें कम होंगी तो सभी की वैल्यू बराबर सी होगी। ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही दुकान पे जाओगे, आप चारों पांचों दुकानों पे बराबर कस्टमर्स मिलेंगे आपको। लेकिन जब यही फर्म्स ज़्यादा, ये विक्रेता ज़्यादा हो जाएंगे तो किसी का माल कम बिकेगा, किसी का ज़्यादा बिकेगा। यहाँ पर है गैर कीमती प्रतियोगिता, इसकी विशेषता है एक। ठीक है, इसके अंदर भी है कि ये आपका कीमत एवं उत्पादन निर्धारण की नीतियों में विक्रेताओं के बीच परस्पर निर्भरता रहती है। ठीक है ना, विज्ञापन एवं विक्रय लागतों के माध्यम से कीमत युद्ध की स्थिति रहती है, क्योंकि कौन अच्छा विज्ञापन देगा उसी का माल ज़्यादा अच्छा बिकेगा। ठीक है, विज्ञापन का बहुत बड़ा महत्व है। और आगे बढ़ते हैं हम इसके तीसरे पार्ट पे। तो कीमत दृढ़ता अल्पाधिकार बाजार में प्राइस वार के डर से वस्तुओं की कीमत में स्थिरता रहती है। ठीक है, और इसके अलावा फिर है प्रवेश एवं बहिर्गमन बाजार में फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन में कठोरता रहती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप आसानी से इस मार्केट में प्रवेश कर सकते हैं या फिर निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर है। यहाँ पर इंग्लिश वर्जन इसका दिया गया है, आप स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम से हैं उसको पढ़ लेंगे। आपके ये सब्जेक्ट्स बना दिए गए हैं, इन सब्जेक्ट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, नीचे एक आपके लिए मैसेज चल रहा है। इस मैसेज को देखने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या उस मैसेज में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट देखिए, जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं वहीं पर आपके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अथवा में आप बता सकते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कोई तीन विशेषताएं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अभिप्राय ऐसी आर्थिक प्रणाली से जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व व नियंत्रण होता है। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं का संचालन निजी हित व लाभ प्रेरणा के उद्देश्य से किया जाता है। सरकार के आर्थिक कामकाज के प्रबंध में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती। ठीक है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता लीगली मैटर्स के अलावा। ठीक है, यहाँ पर ये इसका आंसर है। इसी का और पार्ट है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की दो विशेषताएं। तो यहाँ पे एक निजी संपत्ति की विशेषता होती है इसकी। ठीक है, पूंजीवादी में निजी संपत्ति होती है, आर्थिक स्वतंत्रता होती है, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, कितना भी पैसा आप लगा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। ठीक है, आपकी संपत्ति के मालिक आप खुद होते हैं, इस पर किसी और का हक नहीं होता है। उसके अलावा व्यवसाय अथवा उद्योग यहाँ पर मुक्त बाजार होता है ये। ठीक है, आपको कोई रोकेगा नहीं कि आपको ये नहीं बेचना वो नहीं बेचना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आप इंग्लिश वर्जन में देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश वर्जन जब पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ही आनंद आएगा और समझ में भी ज़्यादा। और पढ़ना भी चाहिए, ताकि आप कभी इंग्लिश में बात करना चाहो, कुछ पूछे तो आपको पता ही नहीं हो, तो आप जब इन चीज़ों को रीड करेंगे ना, आपकी इंग्लिश सुधारने का एक। और कुछ बच्चे मेरे को कमेंट सेक्शन में करते हैं, कभी कभी मैसेज भी करते हैं, जो कि मैंने मना किया हुआ है कि आप लोग कमेंट ना करें। तो सर हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश याद नहीं होती। इंग्लिश मतलब इंग्लिश मीडियम नहीं है उनका, उनका इंग्लिश सब्जेक्ट जो कंपलसरी है ना, जो इंग्लिश आप देते हैं 12th में, आपके 5 सब्जेक्ट में से एक इंग्लिश है। 10th में आपके मतलब हर क्लास में इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, और हिंदी भी। तो ये दोनों सब्जेक्ट में से कई बच्चों का हिंदी के बारे में तो इतना रिप्लाई नहीं आता, लेकिन हिंदी में फेल भी होते हैं। और इंग्लिश में रिप्लाई आता है जिसमें वो आसानी से पास भी हो जाते हैं, लेकिन डर लगता है। तो देखिए, इंग्लिश को हराने का एक ही रास्ता है, आप अपनी बुक को पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, बस आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कुछ ना कुछ आपका जो है उद्धार हो जाएगा। लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं, डरेंगे, तो कुछ नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ आपको बताना है, अथवा में है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम आंसर। किसी देश की उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं या देश के पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। और किसी देश के नागरिकों का सकल घरेलू एवं विदेशी आउटपुट जो है सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है। ये क्लियर हुआ आपको? ध्यान से आप देख लो एक बार डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कई बार मैंने जो मॉडल पेपर सॉल्व किए हैं दूसरे बोर्ड्स के, उसमें भी पूछा गया है, किसी देश की उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं या देश के पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का अर्थ बताना है, या बैंक किसे कहते हैं। तो मुद्रा जो है करेंसी, धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय विक्रय यानी कि बाई और सेलिंग की क्रियाएं होती हैं। सिंपल है, मनी इज दैट फॉर्म ऑफ मनी फ्रॉम विच द एक्टिविटीज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस इन डेली लाइफ। सिंपल लैंग्वेज आपको यूज़ करना है, ज़्यादा
ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ी चीज़ पूछ ली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरकारी बजट किसे कहते हैं और सरकारी बजट के दो उद्देश्य आपको बताने हैं। तो यहाँ पे सरकारी बजट आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की, यानी कि जो आने वाला साल है, जैसे अब 2022 आया है, तो इसके लिए बजट जो है जारी किया जाता है। सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, यानी कि इनके पास एक ढांचा होता है कि हमारे को इस देश में इतनी मनी खर्च करनी है, इस राज्य पे इतने करने हैं, सड़क बनाने पे इतने करने हैं, पानी की व्यवस्था करने पे इतने, साफ सफाई पे इतने, स्वास्थ्य सुविधाओं पे इतने, इस सब चीज़ का बजट निकलता है। और इन जब ये बजट फाइनल होता है तो हमारी मार्केट में जो वस्तुएं हैं उसका भी आदान प्रदान, यानी कि प्राइस जो है लॉ अप या डाउन हो जाती है। इसी बजट में उसका निर्धारण हो जाता है कि कौन सी वस्तुएं महंगी होनी चाहिए, जैसे कि पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को महंगा कर देंगे क्योंकि वो प्रदूषण फैलाते हैं, और इलेक्ट्रिक बाइक्स को कम करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कोशिश इतनी नहीं सफलतापूर्ण रहती है क्योंकि ये नई नई चीज़ें हैं और इनको बहुत समय लगता है मार्केट में फैलने में, और ये एक्सपेंसिव भी होती हैं। तो यहाँ पर है इसका इंग्लिश वर्जन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आप सरकारी बजट में आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार अपनी अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, या यूं कहें कि किसी एक वित्तीय वर्ष में सरकार की आय व्यय के आकलन को बजट कहते हैं। बस ये सिंपल सा डेफिनेशन है, जो चीज़ मैंने आपको बोल के समझाया। 15 क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं। व्यापार संतुलन या फिर भुगतान संतुलन का अर्थ आपको बताना है, ठीक है। पासवर्ड आपको बताया जाएगा, ये ध्यान रखना। एक पासवर्ड बता चुका हूँ, दूसरे पासवर्ड की तरफ हम मूव कर रहे हैं। यहाँ पर जो आंसर लिखेंगे हम लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक देशों के बीच किसी निश्चित समय में होने वाले आयात निर्यात के अंतर को व्यापार शेष या व्यापार संतुलन कहते हैं। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वैश्वीय अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं बतानी है या केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखनी है। तो हम आपको बताएंगे आंसर फर्स्ट वाले का, व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं। तो इसमें व्यक्तिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है पहला, इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया, आप इसको पढ़ लेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा जो है छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है, इसमें फिर आप इसको बता सकते हैं। इसके बाद में तीसरा जो है आपकी इसकी विशेषता कीमत सिद्धांत का विश्लेषण होता है और पूर्ण रोजगार मान्यता देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसकी विशेषताएं हैं, आप इनको लिख सकते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन ये रहा, आप जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसको। वीडियो को पॉज करिए, पढ़ लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ति को प्रभावित करने वाले 3 तत्व आपको बताने हैं। तो पूर्ति को जब प्रभावित करती हैं उन तत्वों के बारे में हम इस आंसर में हम बताएंगे, और दूसरा जो है और पार्ट में पूर्ति का नियम जो है वो आपको बताना है। ये सारे सॉल्यूशंस आपके बना दिए गए हैं, ठीक है। इनको देख लेना आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नीचे आपको नोटिस उसकी मिल रही है। यहाँ पर जो है तत्व कौन से हैं, वस्तु की कीमत जो है पूर्ति को प्रभावित करेगी, ऑब्वियस सी बात है। जब वस्तु की कीमत कैसे प्रभावित करेगी, जब अधिक कीमत होगी तो पूर्ति जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट जो है ऐसा नहीं है कि कम कीमत हो तो पूर्ति कम नहीं होती, वो भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको हर जगह लागू किया जाए। अन्य वस्तुओं की कीमत जो है वो भी इफेक्ट करती है। उसके अलावा उत्पादन साधन की कीमत, ठीक है, कौन सा उस साधन लगाए गए हैं उसको, वो भी इम्पोर्टेंट रखता है कि भैया जो चीज़, मान लो साबुन बनाने की मशीन ही तुम 10 लाख की लगा दोगे और साबुन रोजीना तुम 100-150 रुपये की बेचोगे, तो वो बहुत ही बड़ा लॉन्ग रन में आएगा आपके पास पैसा, उतना तो आपके पास समय भी नहीं है और उसकी कॉस्ट भी नहीं निकल पाएगी। इस तरह से ये अफेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया आपसे, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। तो उसी को हमने इंग्लिश में यहाँ पे बता दिया है, प्राइस ऑफ कमोडिटी है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स है, और प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या करनी है, ठीक है, और प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं ये बताने हैं। तो प्रतिष्ठित विचारधारा के अर्थशास्त्री मितव्ययिता और बचत की क्रिया को वरदान मानते थे। उनका मानना था कि जो कुछ बचत होता है वह स्वतः ही विनियोजित हो जाता है। व्यक्तिगत बचत में सभी लोगों के द्वारा की गई वृद्धि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है। जबकि किन्स ने जो मितव्ययिता का कहा है, तो किन्स ने मितव्ययिता को निजी वरदान और एक सामाजिक अभिशाप माना है, क्योंकि मितव्ययिता व्यक्तिगत तौर पर तो अच्छी होती है मगर एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए हानिकारक होती है। अधिक बचतें आय के स्तर में कमी लाएंगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई आंसर। यहाँ पे आप पढ़ना चाहें इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ रेप्यूटेड आइडियोलॉजी कंसीडर्ड इकोनॉमी एंड सेविंग्स एज ए बोन। ही बिलीव्ड that
वॉट एवर इज सेविंग इज अप्रोप्रिएटेड। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर जो है पूरा का पूरा लिखोगे ऑटोमेटिक। पूरा जो क्वेश्चन है एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ऊपर और नीचे आपका आंसर लिख दिया गया है। 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं, और 19 नंबर क्वेश्चन के साथ साथ चलिए ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया आपसे सरकारी बजट के कोई 3 महत्व आपको बताने हैं या घाटे के बजट का अर्थ आपको बताना है। तो देखिए पहले तो आपको बजट का महत्व बता देना है, तो इन पंक्तियों के द्वारा आप बजट का महत्व बता सकते हैं। केंद्रीय बजट महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आम तौर पर लोगों की अर्थव्यवस्था को कई तरह से प्रभावित करता है। कर किसी भी बजट का सबसे दिलचस्प हिस्सा होता है। कर व्यवसाय और व्यक्तियों के भाग्य का निर्धारण भी करता है। जैसे टैक्स देते हैं वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। करदाताओं की डिस्पोजेबल आय का स्तर जो है बजट में प्रस्तुत कर दरों पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रस्तुत कर दरों पर निर्भर करता है कि आप क्या उपयोग कर सकते हैं। रक्षा, प्रशासन, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल आदि जैसे विभिन्न मदों पर सरकारी खर्च जो है नागरिकों के जीवन और समग्र अवस्था को प्रभावित करता है। ठीक है, यही चीज़ है इम्पोर्टेंस ऑफ बजट, क्यों बनाया जाता है, ये सब चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं। और उसके बाद में आपका पूर्णतया लोचदार मांग और पूर्णतया बेलोचेदार मांग का सचित्र वर्णन करना है। आपको मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व बताने हैं। तो देखिए पूर्णतया लोचदार मांग में क्या होता है, आपका ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। यानी कि देखिए जब किसी वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहती है, ऐसी स्थिति में उसकी मांग में बढ़ोतरी या कमी होती है, तो इस मांग को पूर्णतया लोचदार मांग कहा जाता है। ऐसी मांग मुख्यतः पूर्ण उपयोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन की व्यवस्था में पाई जाती हैं। इसमें मांग का मान जो है वो ईडी कितना होता है, इनफाइनाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ईडी जो है इनफाइनाइट के बराबर होगा। यहाँ पे जो मूल्य है वो स्थिर है आपका। ठीक है, और मांग की मात्रा जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, कम होगी तो इस तरह से ग्राफ चलता रहेगा। क्लियर हुआ, यानी कि इसमें इनफाइनाइट है, कुछ कह नहीं सकते हैं। इसका ग्राफ आप देख सकते हैं। इसके बाद में आप इस चित्र को थोड़ा सा जो है समझा देंगे जो मैंने आपको बताया, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपलेस्ट लैंग्वेज में इस चित्र में जो चीज़ बनाई गई है ना उसी चीज़ को लिखी गई है। ठीक है, अगला जो है आपका पूर्णतया बेलोचदार मांग की बात कर रहे हैं हम। तो जब यहाँ पे अब नहीं, जब किसी वस्तु की मांग में कीमत में परिवर्तन की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता, यानी कि कीमत आपका चेंज कर रहे हो लेकिन वस्तु की सप्लाई और डिमांड जो थी वैसी की वैसी रहती है, तब उसे हम पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। जैसे कि इस तरह से देखोगे आप, अगर यहाँ पर आपका जो है यहाँ पे मांग की मात्रा देखिए क्यू दिखाया गया है, क्यू डी से ये है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये मूल्य दिखाया गया है। तो मूल्य अगर P1 है तो भी जो मांग की मात्रा है लगभग यहीं पर है। ठीक है, और फिर अगर आपका फिर से अगर मूल्य बढ़ता है P2 तक बढ़ता है तो भी मांग की मात्रा लगभग इसी स्थिति में रहती है। यानी कि जो वस्तु का क्रय विक्रय हो रहा है वो सेम चल रहा है, चाहे मांग मूल्य कुछ भी आप वस्तु की रख रहे हो, वही चीज़ यहाँ पे चित्र में समझाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है 21 नंबर, लागत वक्रों की आकृति यू आकार की ही क्यों होती है, कारण आपको बताना है। अथवा में है जो है निम्नलिखित तालिका को जो है आपको इसमें क्या बताना है, अनुसूची को बताती है। इसके आधार पर आपको श्रम सीमांत उत्पादन अनुसूची बनाना है, तो वो भी बताते हैं। चलिए पहले देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट पासवर्ड को नोट करिए, आपका नेक्स्ट पासवर्ड आ चुका है, उस पासवर्ड को नोट करना बहुत बेहद ज़रूरी है। तो नेक्स्ट पासवर्ड जो है आपका 35। ठीक है, क्या है 35, इसको आपको नोट कर लेना है, जल्दी से नोट करिए। नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है आपका, और उसको हम एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये और पार्ट में है आपका शायद, हाँ बिल्कुल, यू आकृति वाला अलग है और पार्ट का आपका अलग है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दिखा देते हैं यू आकृति। लागत वक्रों की यू आकृति होने का सबसे बड़ा कारण फर्म को प्राप्त होने वाली आंतरिक बचतें हैं। यानी कि जो बचत, तो जो इंटरनल बचत हो जाती है, इन बचतों को निम्न 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसमें आपका हम बता सकते हैं ये लागत वक्र जो है इस तरह का होता है। ठीक है, और यहाँ पे पहला है आपका श्रम संबंधी बचतें होती हैं इसमें। तो पहला बचत हम इस तरह से समझा सकते हैं। दूसरे बचत की बात करें हम, तो दूसरे बचत में, एक मिनट, दूसरे बचत में आपका तकनीकी बचतें जो हैं उनको भी हम बचा सकते हैं। जैसे हम मशीन, ऐसे कैसे, मतलब तकनीकों का मतलब कि हम जो हमारी जो मशीनें हैं, जो उत्पादन क्षमता है उसको हम सुदृढ़ और सही करें तब। ठीक है, पहला। दूसरा,
और तीसरा है विपणन की बचतें हो सकती हैं और प्रबंधकीय बचतें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुशल प्रबंधन अगर होता है तो हमें और एम्प्लॉयज़ नहीं रखने पड़ते हैं कि भाई यार तेरे से तो नहीं होगा, चल यार एक और, यार इससे तो हो नहीं रहा, एक और रख लेते हैं या फिर इसको निकाल देते हैं, कोई अच्छा लाते हैं, तो उससे हमारा क्या है, वो पैसा बढ़ जाएगा, उसको लाएंगे तो इसको जितना देते थे उससे ज़्यादा में ही आएगा वो। तो इस तरह से हम ये चीज़ें यहाँ पे समझा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो जिससे यू आकार का हो जाता है, ये पूरी कहानी इसमें लिखी गई है। और पार्ट में जो था आपका एक न्यूमेरिकल था, जिसमें आपको हमें एमपी निकालना है, यानी कि आपको क्या निकालना है, सीमांत औसत उत्पादन। तो यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पर जो है मार्जिनल, सबसे पहले तो आपको दिया है एल, जो आपका वो श्रम की मात्रा है ना, एल देख लीजिए, एल जो है आपका श्रम की मात्रा है, ठीक है। श्रम की मात्रा और कुल उत्पादन दोनों चीज़ दे रखी है, देख लीजिए इस ग्राफ को, यहाँ पे डब्बे को, इस डब्बे में जो वैल्यू है वही हम नीचे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है इसमें। सिंपली क्या है, आपको एल दे रखा है और टीपी दे रखा है, कुल उत्पादन दे रखा है, इकाइयाँ दे रखी हैं। अगर कुल उत्पादन में इकाइयों का भाग दे दोगे तो आपका औसत उत्पाद यानी कि एवरेज प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जीरो है, इसको जीरो से डिवाइड किया तो जीरो ही आएगा, आपको पता ही है। यहाँ पर फिर 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, यहाँ पे 35 को 2 से डिवाइड करेंगे 17.5 आएगा, ऐसे ही 50 को 3 से डिवाइड करेंगे 16.67 आ जाएगा, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, और 48 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 9.6 आएगा। एमपी कैसे निकालते हैं, तो यहाँ की जो वैल्यू है एज इट इज़ आ जाती है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे जीरो मानते हैं तो जीरो मान लीजिए इसको, ऐसा नहीं है डैश नहीं दिखाना, यहाँ पे जीरो दिखा देना है आपको, इस तरह से यहाँ पे भी जीरो दिखा दीजिए, ठीक है। ये आपका जीरो हो गया, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जीरो दिखा दिया आपने। अब अगले में क्या करना है, आपका जो ये 15 है ना, ये 15 का 15 एज इट इज़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ है और यहाँ पर जो चीज़ है, ये नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस होके नीचे आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। इसमें से ये माइनस होगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसमें से ये माइनस होगा, यहाँ आ जाएगा, इसमें से ये माइनस होगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे आता है। यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे देखे हुए 15 में से ज़ीरो घटाइए तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई, यहाँ तो जीरो था ही, 15 में से ज़ीरो घटाया आपके पास माइनस 15 आ गया, ठीक है। अब हमें 35 में से 15 घटाने हैं तो 35 के सामने वाला हिस्सा आ जाएगा तो 20 आ जाएगा। इसी तरह से 50 का हिस्सा चाहिए तो 50 से ऊपर वाले को घटा दो, तो 50 के सामने आपके पास में 35 माइनस करोगे तो 15 आ जाएगा। इसी तरह से 40 जो है आपका यहाँ पर है, 40 में से 50 को घटाइए तो माइनस का 10 आएगा, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद में 48 में से 40 को घटाइए तो यहाँ 48 वाला आ जाएगा जो कि 8 होगा। समझ में आ गया आपको टेबल बनाना, तो ये बहुत ही ईजी था, क्लियर हुआ आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर आय गणना विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करनी है। तो यहाँ पर जो है ना, राष्ट्रीय आय की गणना में कुछ नहीं है, इन सबको ऐड कर देना, मैंने नहीं करा, ठीक है, सिंपल सी बात है। आप इन सबको ऐड कर दोगे, आपका काम हो जाएगा, बस राष्ट्रीय आय जो है निकल जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी में इसका इंग्लिश वर्जन है ये वाला, और यहाँ पर वो है आपका जीडीपी और एनडीपी निकालना है, तो जीडीपी और एनडीपी तो आप निकाल ही लोगे, एक मैंने बता दिया कि इसको ऐड कर देना, आंसर निकल जाएगा। इसी तरह से जीडीपी एनडीपी भी आप सॉल्व कर सकते हो, ईजी क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23rd, इसकी बात करें तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंक की मुद्रा का निर्माण करते हैं? तो ये आपको बताना है, बिल्कुल अर्थशास्त्र में व्यावसायिक बैंक जो होते हैं वो मुद्रा का निर्माण करते हैं, ये जरूरी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ओके। तो यहाँ पर है हाँ, वाणिज्यिक बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वे अपने द्वारा दिए गए ऋणों से संबंधित जमाओं के रूप साख का सृजन करते हैं, और वाणिज्यिक बैंकों की जमा मांग जमाएं उनके नगद कोषों से कई गुना अधिक होती हैं, ठीक है। जो वाणिज्यिक बैंक है ना, इनकी मांग जमाएं जो हैं उनके नगद कोषों में, उनके पास जो कोष नगद है ना, उनसे कई ज़्यादा गुना तो वो उनके पास में मांग होती है, ठीक है। और शाख का निर्माण इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो इसको आमंत्रित करता है कि हाँ, वाणिज्य बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे ही साख का सृजन प्रक्रिया, दोनों चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। साख सृजन व्यावसायिक बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। साख के एक पक्ष को दूसरे पक्ष द्वारा एक निश्चित ब्याज की दर पर वित्त उपलब्ध कराने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। साख मौद्रिक एवं व्यावसायिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरह से साख सृजन क्रिया प्रक्रिया में क्या होता है कि व्यावसायिक बैंकों में जमाकर्ताओं का चालू खाता होता है तथा वे जो है चेकों के द्वारा अपने दायित्वों का वहन करते हैं।
इन बैंकों के पास मांग जमा के विस्तार एवं संकुचन की शक्ति होती है। इन शक्तियों को साख सृजन अथवा साख संकुचन कहते हैं। जब किसी बैंक ऋण देता है, जब किसी को भी बैंक ऋण देता है तो ये जमा सृजन करता है। व्यावसायिक बैंक अपने ऋण तथा निवेश को कई गुना करने में सक्षम होते हैं तथा इस प्रकार जमाओं को कई गुना कर देते हैं। नगद की छोटी सी मात्रा ऋण तथा अग्रिम की गुणाओं द्वारा जमाकर्ताओं को कई गुना बढ़ाते हैं। इस प्रकार व्यावसायिक बैंक साख का सृजन करते हैं। इस पूरी पंक्ति में यही चीज़ बताई गई है कि क्यों हम मानते हैं अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंक जो है मुद्रा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसका आंसर देखा। अब आपका जो अंतिम पासवर्ड है उसको नोट करिए। तो अंतिम पासवर्ड जो है वो 56 है, 56। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। 56 यहाँ पे नोट दिखा देता हूँ आपको, ये है 56। तो ये आपका पासवर्ड है, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा ये जो मॉडल पेपर है कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो की समाप्ति की ओर बढ़ चुके हैं। तो आप लोग इसको शेयर ज़रूर करें और आशा करूँगा कि आपको इस वीडियो से संतुष्टि मिलेगी। आपके बहुत सारे पेपर्स जो हैं सॉल्व कर दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पे प्ले लिस्ट को देख रहे हैं। नीचे प्ले लिस्ट का भी आपके पास में एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि आप प्ले लिस्ट बार बार देखिए, प्ले लिस्ट बार बार देखिए, क्योंकि सारे सोल्यूशंस वहीं पर अवेलेबल हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, एवरीथिंग अवेलेबल कराया गया है वहाँ पे। तो आप जा सकते हैं। अपने अगर आप अपने टॉपर्स की कॉपियाँ देखना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट वहाँ पे मिलेगी आपको। तो हिंदी, बायोलॉजी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं और आने वाले समय में जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको लाइन से देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।